Hello friends, welcome to my channel Profit Learning. Today we are going to discuss about large and mid cap mutual fund. In this video we will cover what is large and mid cap mutual fund, who should invest in large and mid cap mutual fund, what should be the investment profile and investment tenure investing in these mutual funds. I will do the detailed comparison of my top 3 large and mid cap mutual fund, and at the end I will also tell you about who is the winner among these top 3 mutual funds. So please watch this video till the end. Let's start. In order to understand large and mid cap mutual fund, first we should understand what is large and mid cap. तो अकॉर्डिंग टू सेबी जो क्लासिफिकेशन डिसाइड किया गया है लार्ज कैप के लिए, लार्ज कैप ऐसे स्टॉक्स होंगे जो 1 से लेके 100 कंपनी में फॉल करेंगे इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन. अब ये मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? योर नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स इनटू योर करंट मार्केट प्राइस, दैट विल गिव यू द मार्केट कैपिटलाइजेशन. मार्केट कैपिटलाइजेशन के टर्म्स में जो सबसे बड़ी कंपनी आती है दैट इज रिलायंस, जो उसका रैंक 1 है. उससे बाद में जो कंपनी आती है टीसीएस, जिसका रैंक 2 है. इस टाइप से जो कंपनी होंगी उनकी रैंकिंग होती है, और जो उसका नंबर 1 से लेकर 100 के बीच में लाई करेगा, जो जनरली लार्ज कैप स्टॉक्स होंगे, और जो 101 से लेकर 250 कंपनी के बीच में जो फॉल करेगा उसको बोलेंगे मिड कैप स्टॉक्स. तो फंड मैनेजर को यहाँ पे सेबी ने गाइडलाइन दिया है कि आपको 35% ऑफ एलोकेशन आपको लार्ज कैप स्टॉक्स में रखना है और 35% ऑफ स्टॉक्स आपको मिड कैप स्टॉक्स में कर रहना है, और रेस्ट 30% जो है वो आप किसी में भी चूज कर सकते हैं, लेकिन आपको मिनिमम 35% और मिनिमम मिड कैप स्टॉक्स में 35% लार्ज एंड मिड कैप में रखना पड़ेगा. एज यू ऑलरेडी अवेयर कि लार्ज कैप स्टॉक्स वैसे स्टॉक्स होते हैं जो बहुत बड़ी कंपनी होती हैं, जो एस्टैब्लिश्ड कंपनी है, और जो मिड कैप स्टॉक्स होते हैं जो इमर्जिंग बिजनेस होते हैं, जो अभी एस्टैब्लिश हो गए हैं लेकिन उनकी ग्रोथ के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं. लेकिन जब भी आप मिड कैप स्टॉक्स की बात करें जहाँ पे ग्रोथ के पोटेंशियल्स काफ़ी ज़्यादा हैं, वहाँ पर आपके साथ रिस्क भी आता है. सो वैसे ही इन्वेस्टर्स को यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए जिनके रिस्क एपिटाइट ज़्यादा हो. जैसे यहाँ पर आपको मिनिमम जो होराइजन रखना है वो 7 ईयर्स का होना चाहिए, और आपको जो रिस्क टेकिंग एपिटाइट है वो मॉडरेटली हाई होना चाहिए. यहाँ पे मैं जो भी म्यूचुअल फंड कंसिडर करूंगा वो डायरेक्ट प्लान करूंगा, क्योंकि डायरेक्ट प्लान इज मच चीपर देन योर रेगुलर प्लान, जहाँ पर आपको डायरेक्ट प्लान में आपको बीच का कमीशन नहीं देना पड़ता है, और आप डायरेक्टली कोई भी म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, जैसे ग्रो है, ज़ीरोधा है, ईटी मनी है. आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है जहां पर आप अपना अकाउंट इजीली खुलवा सकते हैं. अगर आपको ग्रो से अकाउंट खुलवाना है, हम आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहां से अपना ग्रो का अकाउंट खोल सकते हैं, जहां पर आपको बहुत सारे म्यूचुअल फंड मिल जाएंगे जहां पे आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं. और यहाँ पर मैं ग्रोथ प्लान कंसिडर कर रहा हूँ. ग्रोथ प्लान इसलिए क्योंकि ग्रोथ प्लान में आपकी कंपाउंडिंग इफेक्ट ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू योर डिविडेंड एंड डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान. सो यहाँ पर मैं जो भी म्यूचुअल फंड कंसिडर करूंगा वो डायरेक्ट प्लान एंड ग्रोथ प्लान कंसिडर कर रहा हूँ. Now comes the top 3 pick of my large and mid cap mutual fund. So before I announce my top 3 pick, I just want to clear that this is not a direct investment advice. So these top 3 pick I have selected after my research and calculation. You can opt any other mutual fund and do your own research the way I am doing, or you can opt any other method the way you feel like. But that's for sure that this is not a direct investment advice, and you should not take any direct advice. You should do your own research and consult your financial advisor before investing. To continue with this video, my first pick is Mirae Asset Emerging Blue Chip Fund. My second pick is Canara Robeco Emerging Equities Fund. My third pick is Invesco India Growth Opportunity Fund. So these are my top 3 picks in this category. But who is the winner among these top 3 mutual funds? We will find out in the subsequent slides. Evaluation methodology. सबसे पहले हम लोग जो म्यूचुअल फंड को कंपेयर करेंगे बेसिक पैरामीटर्स पे. सेकंड इज portfolio diversification, third is performance, and fourth is on risk parameter. ये चारों पैरामीटर्स पे हम लोग म्यूचुअल फंड्स को कंपेयर करेंगे और उनका जो वेटेज डिसाइड करेंगे. दैट इज बेसिक्स पैरामीटर का जो वेटेज होगा 25% होगा, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का 10%, पास परफॉर्मेंस का 40% एंड रिस्क पैरामीटर का 25%. जो सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा उसको रैंक 1 और मार्क्स 3 एलोकेट होगा, उससे कम दैट इज रैंक 2 एंड मार्क्स 2, और जो उससे सबसे खराब कर रहा होगा दैट इज रैंक 3 देंगे और उसको मार्क्स 1 एलोकेट होगा. सो ये मेथोडोलॉजी के हिसाब से हम लोग म्यूचुअल फंड को कंपेयर करेंगे. नाउ वी विल डू द कंपैरिजन. लेट्स बिगिन. फर्स्ट इज ऑन बेसिक्स पैरामीटर्स कंपैरिजन. बेसिक्स पैरामीटर कंपैरिजन में जो सबसे पहला आता है दैट इज रेटिंग्स. रेटिंग्स क्या होती हैं? रेटिंग्स एजेंसीज होती हैं, जैसे क्रिशिल है, केयर है, तो ये सब रेटिंग्स प्रोवाइड करती हैं. सो इस साल जो यहाँ पर मेरे एसेट म्यूचुअल फंड को 5 स्टार रेटेड किया गया है, कैनरा रोबेको को भी 5 स्टार रेटेड किया गया है, और इन्वेस्को इंडिया को 4 स्टार रेटेड किया गया है. इसलिए यहाँ पर मैंने रैंक 1 दिया है और मार्क्स 3 एलोकेट किया है. सेम इज फॉर कैनरा रोबेको एंड इन्वेस्को इंडिया को रैंक 2 और मार्क्स 2 एलोकेट किया है.
सेकेंड इज एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो एज यू ऑलरेडी नो, जितना कम होगा वो म्यूचुअल फंड को हम उतना अच्छा बोलेंगे। सो यहाँ पे जो सबसे कम आ रहा है दैट इज इन्वेस्को इंडिया का, दैट इज 0.54%, और वो इसलिए यहाँ पर रैंक 1 और मार्क्स 3 एलोकेट हुआ है, और रेस्ट को हम लोग मार्क्स ने अकॉर्डिंगली एलोकेट किया है। थर्ड इज AUM। AUM क्या होता है? एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, मतलब वो फंड मैनेजर कितने पैसे को मैनेज कर रहा है वो डिसाइड करता है AUM। अगर बहुत ज़्यादा होगा मीन्स उसमें लिक्विडिटी की इश्यूज कम रहेंगी और आप जब भी चाहें उसको रिडीम अच्छे से कर सकते हैं। सो वो म्यूचुअल फंड हम उतना अच्छा मानेंगे। तो यहाँ पर जो आपको जो सबसे अच्छा आ रहा है दैट इज मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप का जो 11,466 करोड़ है, कैनरा रेबोको का 5987 करोड़ है, और इन्वेस्को इंडिया का 2960 है। इसलिए यहाँ पर इसको रैंक 3 दिया और मार्क्स 1 एलोकेट हुआ है, और जो सबसे अच्छा है दैट इज मेरे एसेट को वहाँ पर रैंक 1 मिला है और मार्क्स 3 एलोकेट हुआ है। नेक्स्ट इज मिनिमम शिप अमाउंट। मिनिमम शिप अमाउंट मीन्स आपको इन्वेस्टिंग कितने रुपए से वो लोग स्टार्ट करने का मौका देता है। तो जो सबसे कम होगा वो उतना बेटर होगा। यहाँ पे देखिए आपको इन्वेस्को इंडिया इन्वेस्टमेंट 100 रुपये से भी स्टार्ट करने का मौका देता है, इसलिए यहाँ पर रैंक 1 मिला और मार्क्स 3 एलोकेट हुआ है। और कैनरा रेबोको को और मेरे एसेट भी दोनों को ही रैंक 2 और मार्क्स 2 एलोकेट हुआ है। दोनों के जो मिनिमम शिप अमाउंट है दैट इज 1000 रुपीज। नेक्स्ट कम्स द वैल्यूएशन पैरामीटर दैट इज P/B रेशियो। P/B रेशियो क्या होता है? प्राइस टू योर बुक वैल्यू। सो ये प्राइस टू बुक वैल्यू जितना कम होगा वो उतना बेटर होगा, और ये प्राइस टू बुक वैल्यू योर एवरेज वैल्यू होती है जितने भी आपका पोर्टफोलियो होता है। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे एसेट का जो P/B रेशियो काफ़ी अच्छा दैट इज 2.61, इसलिए यहाँ पर रैंक 1 मिला है, मार्क्स 3 मिला है। और जो सबसे खराब है दैट इज इन्वेस्को इंडिया का, दैट इज 4.15, जो इसका वैल्यूएशन थोड़ा सा हायर साइड में दिख रहा है। Next comes P/E ratio. This is another valuation parameter that is price to earning per shares. ये भी जितना कम होगा वो उतना अच्छा म्यूचुअल फंड होगा। सो यहाँ पर आप देखिए मेरे एसेट का जो P/E रेशियो है दैट इज 22.98, और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा है दैट इज कैनरा रेबोको का, दैट इज 32.52, इसलिए यहाँ पर रैंक 3 और मार्क्स 1 एलोकेट हुआ है। और जो सबसे अच्छा है दैट इज मेरे एसेट का, इसलिए यहाँ पर रैंक 1 और मार्क्स 3 एलोकेट किया गया है। नेक्स्ट कम्स द टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो क्या होता है कि आपका पोर्टफोलियो लास्ट 365 डेज में कितना ज़्यादा चर्न हुआ है, कितना ज़्यादा चेंज हुआ है। सो ये वैल्यू जितना ज़्यादा कम होगा वो उतना म्यूचुअल फंड मैं उसको अच्छा मानता हूँ, क्योंकि जो भी फंड मैनेजर अगर कोई भी स्टॉक्स चूज़ कर रहा है, अगर वो लंबे समय के लिए चूज़ करता है तो काफ़ी रिसर्च और कैलकुलेशन के हिसाब से वो अपने लंबे समय का पिक चूज़ करता है। सो बहुत बार चर्निंग और जो चेंजेस होते हैं वो थोड़े से पोर्टफोलियो के वोलेटाइल बना देते हैं। मैं उन्हीं म्यूचुअल फंड्स को उतना अच्छा मानूंगा जो लंबे समय के लिए स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रहते हैं, इसलिए टर्नओवर रेशियो जितना कम हो वो म्यूचुअल फंड मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा होगा। सो यहाँ पर आप देखिए इन्वेस्को इंडिया का जो आपका जो टर्नओवर रेशियो दैट इज 7%, और उसके लिए उसका रैंक 1 मिला है और मार्क्स 3 एलोकेट हुआ है। रेस्ट को मैंने मार्क्स वैसे ही अकॉर्डिंगली एलोकेट किया है। अब तीनों का हम लोग एवरेज मार्क्स कैलकुलेट कर लेंगे। एवरेज मार्क्स कितना होगा ये सारे को ऐड कर देंगे, डिवाइड बाई नंबर ऑफ पैरामीटर्स। तो एवरेज मार्क्स जो आएगा टोटल को ऐड करने के बाद डिवाइड बाई पैरामीटर्स दैट इज 7, 16 डिवाइड बाई 7 इज 2.2857। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंगली आ जाएगा 2, और थर्ड का आ जाएगा 2.1428। मैंने आपको पहले बताया था कि बेसिक्स पैरामीटर्स कंपैरिजन का जो वेटेज हम लोगों ने डिसाइड किया है दैट इज 25%। सो 25% के हिसाब से इसका मैं 0.25 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा 0.714, जो इसका वेटेड एवरेज स्कोर होगा। सेकंड का आ जाएगा 0.5, थर्ड का आ जाएगा 0.5357। नाउ विल कंपेयर दिस म्यूचुअल फंड्स एज पर पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन में जो पहला आता है दैट इज नंबर ऑफ स्टॉक्स कितने में इन्वेस्टेड हैं, और टॉप 10 स्टॉक्स में क्या एक्सपोजर है और टॉप 5 स्टॉक्स में क्या एक्सपोजर है। सो अकॉर्डिंगली यहाँ पर कैनरा रेबोको जो है उसका एक्सपोजर जो हो रहा है वो बैलेंस दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर मैंने इसको रैंक 1 दिया और मार्क्स 3 एलोकेट किया है। और अकॉर्डिंगली मेरे एसेट को मैंने यहाँ पर रैंक 2 और मार्क्स 2 एलोकेट किया है, और इन्वेस्को इंडिया को अकॉर्डिंगली यहाँ पर मार्क्स एलोकेट हुआ है। नेक्स्ट कम्स द टॉप 3 सेक्टर्स में क्या एक्सपोजर है। सेक्टर्स क्या होते हैं, जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल एक सेक्टर है, फार्मा एक सेक्टर है, ऑटोमोबाइल एक सेक्टर है। सो किसी भी म्यूचुअल फंड का एक पर्टिकुलर सेक्टर में अगर एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, हो सकता है कि वो सेक्टर काफ़ी अच्छा कर गया और तब आपके म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न मल्टीफोल्ड हो जाएंगे। लेकिन अगर वो सेक्टर्स काफ़ी अच्छा नहीं किया, कोई बैड न्यूज़ आ गया उस सेक्टर को, सो आपका जो म्यूचुअल फंड होगा वो बहुत ज़्यादा बीटन डाउन हो जाएगा। सो अगर बहुत ज़्यादा हाई एक्सपोजर आप ले रहे हो किसी भी सेक्टर में, सो वो बहुत ज़्यादा रिस्की भी होता है। इसलिए सेक्टर्स का जो एक्सपोजर होना चाहिए वो बैलेंस होना चाहिए। सो टॉप 3 सेक्टर्स का एक्सपोजर जितना कम होगा हम उस म्यूचुअल फंड को उतना अच्छा डाइवर्सिफाई बोलेंगे और उसको हम उतना अच्छा रेट करेंगे।
सो कैनरा रेबो का जो टॉप 3 सेक्टर्स का जो एक्सपोजर है दैट इज 45.48 और वो उसके लिए उसको यहाँ पर रैंक 1 मिला है और मार्क्स 3 एलोकेट हुआ है। और मेरा एसेट का यहाँ पे 51.64 का है, इसलिए यहाँ पर रैंक 3 और मार्क्स 1 एलोकेट हुआ है और अकॉर्डिंगली हम लोग ने इन्वेस्को इंडिया को यहाँ पर मार्क्स एलोकेट किया है। नेक्स्ट कम्स की लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स में जो एलोकेशन है वो कितना अच्छा है। एलोकेशन अगर जितना बैलेंस होगा वो म्यूचुअल फंड को हम लोग उतना अच्छा कंसिडर करेंगे। सो कैनरा रेबो का जो स्टॉक्स का जो एलोकेशन है वो ज़्यादा बैलेंस लग रहा है, इसलिए यहाँ पर मैंने रैंक 1 दिया और मार्क्स 3 एलोकेट किया है। नेक्स्ट कम्स की मेरा एसेट को हमने यहाँ पर रैंक 2 दिया और मार्क्स 2 एलोकेट किया है और इन्वेस्को इंडिया को रैंक 3 और मार्क्स 1 एलोकेट हुआ है। तो सिमिलरली हम लोग यहाँ भी मार्क्स कैलकुलेट कर लेते हैं। एवरेज मार्क्स कितना होगा, यहाँ पर टोटल मार्क्स को ऐड कर देंगे, नंबर ऑफ पैरामीटर्स 3 हैं, टोटल एवरेज मार्क्स आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 3 इज 1.667। नेक्स्ट इज कैनरा रेबो का दैट इज 3 और इन्वेस्को इंडिया का हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 3 दैट इज 1.3। पहले आपको मैंने बताया था कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का जो मैं वेटेज कंसिडर कर रहा हूँ दैट इज 10%। सो 10% हम इसका लेंगे, मीन्स इसको 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा 0.1667, आपका वेटेज एवरेज स्कोर आ जाएगा। कैनरा रेबो का आ जाएगा 0.3, इन्वेस्को इंडिया का आ जाएगा 0.133। Now comes the favorite part of every investor, that is what is the returns performance. So we will compare these mutual funds as per the past performance. So we will compare these mutual funds as per 1 year return, 3 year return, 5 year return, 7 year return and return since launch. We will also see that whether it is beating our benchmark or category average or not. सो इन टर्म्स ऑफ 1 ईयर जो सबसे अच्छा जो परफॉर्म कर रहा है यहाँ पर मेरा एसेट का जो 13.40% का रिटर्न निकाल के दे रहा है और इनके जो बेंचमार्क है आप देखिए यहाँ पर बेंचमार्क इज 3.77 और आपका कैटेगरी वेज 4.71। सो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स रिटर्न निकाल के दे रहा है, दैट इज मेरा एसेट का। कैनरा रेबो को इज मोर और लेस सेम है और आपका इन्वेस्को इंडिया का इज 4.47। सो क्लियरली ये दोनों म्यूचुअल फंड्स आउट परफॉर्म कर रहा है अपने पीयर्स को और कैटेगरी एवरेज को भी। इन टर्म्स ऑफ 3 ईयर में भी आप अगेन देखोगे यहाँ पर जो सबसे अच्छा जो रिटर्न निकाल के दे रहा है दैट इज 7.09 का और यहाँ पर रैंक 1 दिया और मार्क्स 3 एलोकेट हुआ है। अकॉर्डिंगली बाकी को भी मार्क्स एलोकेट हुआ है। आप देखोगे ये तीनों म्यूचुअल फंड्स अपने बेंचमार्क को क्लियरली बीट कर रहा है। नेक्स्ट में आप देखोगे 5 ईयर रिटर्न में भी आप अगेन देखेंगे मेरे एसेट आउट परफॉर्म कर रहा है अपने पीयर्स को, दैट इज 14.44% का रिटर्न निकाल के दे रहा है और कैनरा रेबो को इज 11.62, यहाँ पर रैंक 2 मिला और मार्क्स 2 एलोकेट हुआ है। अकॉर्डिंगली आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो बेंचमार्क है और ये जो कैटेगरी एवरेज है वो दोनों को क्लियरली बीट कर रहा है ये तीनों म्यूचुअल फंड्स। 7 ईयर रिटर्न्स के कंपैरिजन में आप चेक करोगे यहाँ पे भी आप देखोगे मेरा एसेट अगेन आउट परफॉर्म कर रहा है। कैनरा रेबो को इज मोर और लेस सेम रिटर्न दे रहा है लेकिन उनका स्लाइटली थोड़ा कम है और इन्वेस्को इंडिया का आपको 15.63% का रिटर्न निकाल के दे रहा है। सो यहाँ पर अकॉर्डिंगली यहाँ पर रैंक 1 और मार्क्स 3 एलोकेट हुआ है, रेस्ट को हम लोग ने वैसे ही मार्क्स एलोकेट किए हैं। रिटर्न सिंस लॉन्च में आप देखोगे अगेन मेरा एसेट इज आउट परफॉर्मिंग अदर्स, दैट इज 21.28% का रिटर्न दिखा रहा है और कैनरा रेबो इज 19.26% और इन्वेस्को इंडिया का 14.50 है। सो यहाँ पर रैंक 1 और मार्क्स 3 एलोकेट हुआ है। सो क्लियरली आप फ्रंट पे देखोगे 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर रिटर्न सिंस लॉन्च आपका जो मेरा एसेट है वो आउट परफॉर्म कर रहा है। सो यहाँ सिमिलरली हम लोग यहाँ पर मार्क्स कैलकुलेट करेंगे। एवरेज मार्क्स तो इसका 3 हो जाएगा, टोटल मार्क्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ पैरामीटर्स दैट इज 5। कैनरा रेबो का यहाँ पर आ जाएगा 1.8 एंड इन्वेस्को इंडिया का आ जाएगा 1.2। यहाँ पे आपको पहले बताया था कि पास्ट परफॉर्मेंस का जो मैंने वेटेज जो कंसिडर कर रहा हूँ 40% वेटेज कंसिडर कर रहा हूँ, मीन्स इसका 40% हमें लेना पड़ेगा वेटेज स्कोर। तो 40% कितना होता है इसका, इस 0.4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1.2, कैनरा रेबो का आ जाएगा 0.72 एंड इन्वेस्को इंडिया का आ जाएगा 0.48। एंड द लास्ट वन इज रिस्क एनालिसिस। बहुत सारे इन्वेस्टर्स इस पैरामीटर को लुक ही नहीं करते हैं, उन्होंने सिर्फ अपने पास्ट परफॉर्मेंस रिकॉर्ड देखते हैं और कुछ एक्सपेंस रेशियोज वगैरह देख लिया, AUM देख लिया, उसके हिसाब से इन्वेस्टिंग करते हैं। लेकिन रिस्क एनालिसिस पैरामीटर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। हो सकता है म्यूचुअल फंड आपका बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, बहुत अच्छा रिटर्न निकाल के दे रहा हो, लेकिन वो अच्छे मार्केट्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन हो सकता है कि अगर मार्केट गिर रहा है तो वो उनके चांसेस गिरने के काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। सो आपको ये देखना है कि वो अपने रिस्क, कोई भी म्यूचुअल फंड अपने रिस्क को कितना अच्छा से बैलेंस कर रहा है। इसमें से जो पहला आता है दैट इज मीन किसको इंडिकेट करता है, एवरेज रिटर्न को। एवरेज रिटर्न जिसका जितना अच्छा होगा उसको हम लोग उतना अच्छा म्यूचुअल फंड कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख रहे हो 10.41%, उसका जो मीन है वो सबसे अच्छा है, इसलिए यहाँ पर रैंक 1 और मार्क्स 3 एलोकेट हुआ है और इन्वेस्को इंडिया का इज 8.81, इसलिए यहाँ पर रैंक 2 और मार्क्स 2 एलोकेट हुआ है। यहाँ भी हम लोग बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज को चेक कर रहे हैं। बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज को क्लियरली ये तीनों म्यूचुअल फंड्स आराम से बीट कर रहे हैं।
नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है कि आपका रिटर्न आपके मीन से कितना ज़्यादा डेविएट हो रहा है। सो वो पैरामीटर जितना कम होगा हम उसको म्यूचुअल फंड को उतना अच्छा कंसिडर करेंगे। सो यहाँ पर देख रहे हैं इन्वेस्को इंडिया का जो 20.75 है जो सबसे अच्छा है और रैंक 1, इसलिए इसको यहाँ पर मार्क्स 3 एलोकेट हुआ है। मेरे एसेट का यहाँ पर जो स्टैंडर्ड डिविएशन और हायर साइड में है और यहाँ पर इसलिए इसको रैंक 3 और मार्क्स 1 एलोकेट हुआ है। और सिमिलरली कैनेडा को भी मार्क्स हम लोग ने वैसे ही अकॉर्डिंगली एलोकेट किया है। नेक्स्ट कम्स द शार्प रेशियो। शार्प रेशियो क्या होता है? योर रिटर्न जनरेटेड पर यूनिट ऑफ रिस्क टेकन। सो ये जितना ज़्यादा होगा वो म्यूचुअल फंड को हम लोग अच्छा मानेंगे। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे एसेट इस 0.24 जो सबसे अच्छा है, इसलिए यहाँ पर रैंक 1 मिला है, मार्क्स 3 एलोकेट हुआ है। अकॉर्डिंगली हम लोग ने बाकी म्यूचुअल फंड्स को भी वैसे ही मार्क्स एलोकेट किया है। आप यहाँ पे भी देख रहे हैं कि क्लियरली तीनों म्यूचुअल फंड्स अपने बेंचमार्क और अपने कैटेगरी एवरेज को भी आराम से बीट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज सॉर्टिनो रेशियो। सॉर्टिनो रेशियो क्या होता है? योर रिटर्न जनरेटेड पर यूनिट ऑफ बैड रिस्क टेकन। सो यहाँ पर इस फ्रंट पे भी आप देखोगे कि यहाँ पर मेरा एसेट आउट परफॉर्म कर रहा है रेस्ट 2 को, और यहाँ पे इसलिए 0.27 के हिसाब से रैंक 1 मिला है और मार्क्स 3 एलोकेट किया गया है। और ये तीनों ही म्यूचुअल फंड्स अपने बेंचमार्क और अपने कैटेगरी एवरेज को आराम से बीट कर रहे हैं। नेक्स्ट कम्स द बीटा। बीटा किसको रिप्रेजेंट करता है? वॉलेटिलिटी को। सो जो भी म्यूचुअल फंड्स अगर बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है सो वो म्यूचुअल फंड्स को हम लोग उतना अच्छा नहीं मानेंगे। सो ये वैल्यू जितना कम हो वो म्यूचुअल फंड्स उतना अच्छा होगा। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बीटा जो सबसे कम है दैट इज इन्वेस्को इंडिया का 0.95 का, इसलिए यहाँ पर रैंक 1 मिला है और मार्क्स 3 एलोकेट हुआ है। सेकंड में आता है 0.99 का जो कैनेडा रेबोको का है, इसलिए यहाँ पर रैंक 2 और मार्क्स 2 एलोकेट हुआ है। और बीटा इसका 1.02 है, इसलिए यहाँ पर मार्क्स 1 मिला है और रैंक 3 मिला है। नेक्स्ट इज अल्फा। अल्फा किसको रिप्रेजेंट करता है? योर इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस एज पर द रिस्क एडजस्टेड बेसिस। इसका मतलब ये हुआ कि अपने बेंचमार्क को कितना ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पर आप देखिएगा कि मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप इज 3.16 जो आउट परफॉर्म कर रहा है रेस्ट 2 को, इसलिए यहाँ पर रैंक 1 मिला है और मार्क्स 3 एलोकेट हुआ है। और कैनेडा रेबोको का 1.11 है, इसलिए यहाँ पर रैंक 3 मिला और मार्क्स 1 एलोकेट हुआ है। अकॉर्डिंगली इन्वेस्को इंडिया को यहाँ पर मार्क्स और रैंक एलोकेट हुए हैं। तो सिमिलरली हम लोग यहाँ भी एवरेज रिटर्न निकालेंगे। एवरेज रिटर्न हो जाएगा इनका समीशन डिवाइड बाई 6 दैट इज 2.33। कैनेडा रेबोको का जो टोटल आ रहा है 1.33 एंड इन्वेस्को इंडिया का आ रहा है 2.33। आपको मैंने बताया था कि रिस्क एनालिसिस का जो वेटेज है हम लोग कंसिडर कर रहे हैं दैट इज 25%। सो यहाँ पर हम लोग 25% इस पैरामीटर का लेंगे वेटेड एवरेज स्कोर निकालने के लिए। इसको 0.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपका वेटेड एवरेज स्कोर इज 0.583, सेकेंड इज 0.333 और third one is 0.5833. Now comes who is the winner. Everybody might be waiting for who is the winner among these top 3 mutual funds. We have the average weighted scores of all these top 3 mutual funds. So accordingly जो नंबर 1 पे जो मार्क्स एलोकेट हो रहे हैं that is 2.521, जो सेकंड नंबर पे आ रहा है that is 1.853 एंड जो थर्ड नंबर पे आ रहा है that is 1.733. इट्स नथिंग बट जो एवरेज वेटेड स्कोर है उसको समीशन करके हम लोगों ने यहाँ पर मार्क्स दिया है। तो जो थर्ड स्थान पे आ रहा है वो है इन्वेस्को इंडिया ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड। सेकंड स्थान पे आ रहा है दैट इज कैनेडा रेबोको इमर्जिंग इक्विटी फंड एंड जो फर्स्ट स्थान पे आ रहा है दैट इज मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। So again I am saying this is not a direct investment advice. You can opt for any other mutual fund and you can do your own research the way I am doing, or you can try out your different method the way you feel like. But do your own research and consult your financial advisor before investing. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज़ हिट लाइक बटन, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट फाइनेंशियल वीडियोज़। And please give your valuable feedback in the comment box because it gives me immense motivation to bring such videos for you. And please do share this video with your friends and family so that they can also learn and increase their financial literacy and wealth. So that's all from my side. Thanks for watching. Happy investing. Thanks for watching. You can subscribe to my channel Profit Learning for more updates regarding financial markets, and don't forget to press bell icon for latest financial videos. If you like this video, please hit like button and share this video with your friends and family. Do write in a comment section for feedback, clarification or any suggestion. Happy investing.